Now, friends, today is day 14, वीडियो 1। वैसे तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर एक दो दिन रुक जाइए, हमें पढ़ने दीजिए, लेकिन अगर मैं रुक गया तो आप भी रुक जाओगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आज भी मैं 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.14 ऑफ योर एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 1-3 तक कल हमने सॉल्व किया था। आगे फिगर 1.33 shows the track of 3 charged particles in uniform electrostatic field, gives the sign of 3 charges. Which particle has highest charge to mass ratio? So here this is positively charged plate, this is negatively charged plate। फर्स्ट पार्टिकल जो है जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ ये डेविएट हुआ टुवर्ड्स अपर प्लेट। ओके, दिस इज द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई। सेकंड चार्ज पार्टिकल इट इज ऑल्सो एंटर, इट ऑल्सो डेविएट्स नॉट बाय स्मॉल सेम अमाउंट, इसका डेविएशन कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्टिकल है वो डेविएट हो रहा है, जैसे अंदर एंटर हुआ स्टार्ट्स डेविएटिंग, और ये डेविएट होता है सबसे ज्यादा। ऐसा डायग्राम देख के पता चलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये पार्टिकल सीधा चला जाता, सारे पार्टिकल सीधे जाते, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्टिकल इतना डेविएट हुआ, सेकंड पार्टिकल थोड़ा कम डेविएट हुआ, और थर्ड पार्टिकल सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पार्टिकल है एंड सेकंड पार्टिकल एज दे आर मूविंग ऑपोजिट टू द फील्ड, फील्ड का होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव के अंदर जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड वैसे भी कहा गए टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे? नेगेटिव। फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे? नेगेटिव। आप देख सकते हो दोनों ऊपर गए, अपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, इसलिए थर्ड चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ गया, इसलिए कैसा होगा? पॉजिटिव। वैसे भी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसलिए नीचे डेविएट हुआ। नेगेटिव के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है? ऑपोजिट टू द फील्ड, इसलिए ऊपर की तरफ डेविएट हुआ। और हमने थियरी वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे इनका जो डिफ्लेक्शन है y, इट इज गिवन बाय अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है बोलो बच्चों? फोर्स जो लगेगा वो कांस्टेंट होगा QE। क्लियर? किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज पार्टिकल चेंज होगा, फोर्स विल चेंज। ओके, एक्सेलरेशन QE बाय m। नाउ जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है बिकॉज ऑल आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय हाफ AT स्क्वायर। व्हाट इज A? QE बाय m into what? T square। Clear or not? QE by m into T square। Clear? Here it is given that which we have to find that which has the highest charge to mass ratio, which has the highest charge to mass ratio। यहाँ पे हम ऐसा assume कर लेते हैं कि all particle comes out from this plate at the same time। Clear? same time पे वो बाहर निकले, ऐसा हम assume कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया नहीं है तो हमें वो एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो v है, तो कितना टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में? जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? l टाइम t में, तो कितना टाइम लगेगा? l बाई v। क्लियर? टाइम इज l बाई v। क्लियर? l स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अब अगर ये सभी के लिए सेम है तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो कैसा होगा? कम होगा। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो
कम होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है? बोलो बच्चों, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो थर्ड का ज्यादा हो रहा है, इसलिए थर्ड पार्टिकल के लिए Q बाई एम का रेशियो कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो थर्ड पार्टिकल के लिए Q बाई एम का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है ना, इजी है। तो चार्ज टू मास रेशियो थर्ड पार्टिकल के लिए सबसे ज्यादा है। ओके, समझ में आया ना? एक्सेलरेशन इज Q बाई एम। ऑल पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टिंग इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। सबका हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है। ऑल आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना? नहीं दिया, बाकी आप सॉल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अगला सवाल ये है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन नंबर 1.15। देखिए, हम वीडियो को प्रोफेशनली शूट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि आपको फिजिक्स समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? हमने वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे सिंपल वीडियो आपको सीधे यूट्यूब पे भेज रहे हैं तो थोड़ा बहुत साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पर फिजिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना? फिजिक्स तो समझ में आएगी। कुछ भी डाउट है, यू आर फ्री टू कॉल। ओके, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ और रोज अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी मिल पाएंगे। क्लियर? जो प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन, दिस इज y, दिस इज z। नाउ प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, तो हम यहीं पे बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये जो प्लेन है इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन। प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। क्लियर? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो एरिया वेक्टर, क्योंकि ये सिंगल प्लेन है। अगर वॉल्यूम होता क्लोज द सरफेस तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है तो मैं एरिया वेक्टर इधर क्यों लूं, मैं इधर ही लूंगा और आंसर पॉजिटिव लेके आऊंगा बाय डिफॉल्ट। आप ले सकते हो, मगर एरिया वेक्टर इधर लिया तो आंसर नेगेटिव आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो हमें ये फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? बताइए, एरिया क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, so it is 100 into 10⁻² square. It is 10⁻² meter a square. This is area. ठीक है? What is flux passing through this? क्या बताया था आपको? E डॉट ए कब यूज कर सकते हो? फील्ड यूनिफॉर्म में। इस फील्ड यूनिफॉर्म, वैल्यू फिक्स, डायरेक्शन फिक्स एंड सरफेस इज फ्लैट, तो यू कैन यूज E डॉट ए। E and A both are in same direction, so EA cos 0. Cos 0 is 1, so it is EA, right? It is EA. What is E? हमें E का वैल्यू रखना है 3 इंटू 10⁻³ एंड A कितना है? 10⁻²। कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ दिस फ्लक्स। क्लियर? अगर इस प्लेन को क्या लिखा है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स अ प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री। मतलब अगर हम इस प्लेन को 60 डिग्री बेंड करेंगे, टिल्टेड करेंगे, तो एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे, ये प्लेन अगर वर्टिकल है तो एरिया वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। अगर आप प्लेन को 60 डिग्री ले जाओगे तो ये पेन भी 60 डिग्री टर्न लेगा। मतलब अगर इस प्लेन को आप 60 डिग्री टर्न करोगे तो एरिया वेक्टर भी उतना ही टर्न होगा। अगर आप प्लेन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करोगे तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा? वर्टिकल। मतलब प्लेन को अगर आप 90 रोटेट करोगे तो एरिया वेक्टर भी 90 रोटेट होगा। अगर प्लेन को आप 60 रोटेट करोगे तो एरिया वेक्टर भी 60 रोटेट होगा। तो यहाँ पे तो लिख के बता दिया है कि नॉर्मल टू प्लेन मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो सेकंड केस ऐसा है, सेकंड केस में ये जो प्लेन है उसको जो नॉर्मल है वो एक्स डायरेक्शन के साथ
60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ई और ए के बीच एंगल कितना है 60 फिक्स। तो सेकंड केस में जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा ई डॉट ए मतलब ई ए cos 60 इज हाफ, ए की वैल्यू आपके पास है 30, cos 60 इज हाफ, तो आंसर क्या आएगा 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सो इट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.15। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.16। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.16 क्या लिखा है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1.16 क्या लिखा है देखिए, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.15। मतलब 1.15 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पे जो क्यूब रखा गया है इट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट, देखिए आप, फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, ओके, so that its faces are parallel to coordinate planes. Faces are parallel to YZ plane, XY plane as well as XZ plane. Clear? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन x डायरेक्शन, तो जितनी लाइन यहाँ एंटर होगी उतनी ही बाहर निकलेगी। और यू कैन से दिस इज ई एरिया वेक्टर, इसका इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बताइए, ये हमने थियरी वीडियो में भी देखा था, आउट, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउट। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउट। तो ये जो फ्लक्स है वो माइनस ये होगा, क्योंकि ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर नेगेटिव एक्स, तो ये फ्लक्स नेगेटिव होगा और ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा, मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। फ्लक्स एंटरिंग इनटू द सरफेस इज नेगेटिव एंड लीविंग द सरफेस इज पॉजिटिव। याद रखना, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज नेगेटिव। अगर फील्ड लाइन किसी क्लोज बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो एरिया वेक्टर तो बाहर निकलेगा क्लोज बॉडी से, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो फ्लक्स कैसा फ्रॉम दिस लेफ्ट मोस्ट सरफेस फ्लक्स कैसा होगा माइनस ई ए, फ्रॉम राइट मोस्ट सरफेस फ्लक्स कैसा होगा बोलो प्लस ई ए फ्रॉम फिगर, यस और नो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ई ए cos 180, यहाँ ई ए cos 0। तो टोटल फ्लक्स देखिए, बाकी चार फेस जो ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स डायरेक्शन में, तो इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी टेंजेंशियल, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी टेंजेंशियल, जो वर्टिकल प्लेन है उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल, ये प्लेन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल। तो ये सभी प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगी, जो ऊपर है, आजू है, पीछे है, आगे पीछे ऊपर नीचे। लेकिन जो साइड में है वहां पे जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज नेगेटिव, लिविंग द सरफेस इज पॉजिटिव। या आप ले सकते हो क्लोज बॉडी वाले केस में, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिया है कि ये सरफेस के अंदर इतना फ्लक्स एंटर हो रहा है, फ्लक्स एंटर हो रहा है 3 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इतना फ्लक्स एंटर हो रहा है तो ये माइनस लेने का, और अगर फ्लक्स लीविंग द सरफेस दिया है तो ये फ्लक्स लेने का पॉजिटिव। याद रखना, एंटर तभी होगा जब चार्ज अंदर कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अंदर होगा तभी फ्लक्स एंटर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज अंदर, नेट चार्ज पॉजिटिव होगा तभी फ्लक्स कैसा होगा लीविंग द सरफेस, ओके। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि फ्लक्स एंटरिंग इज φ1, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज φ1, फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज φ2, फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज φ2, व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो एंटरिंग इज नेगेटिव, लीविंग इज पॉजिटिव, एंड अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स linked with the closed surface is charge enclosed by epsilon 0। समेशन नहीं रखना है तो चलेगा। तो व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्यों माइनस प्लस कैसे लिया, एंटरिंग इज नेगेटिव, लिविंग इज पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स लिविंग इज पॉजिटिव, एंटरिंग इज नेगेटिव, इस तरह से टोटल हुआ φ2 - φ1। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, इसमें से 0, दोनों का एडिशन।
वैसे भी जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स लिंकिंग विद द सरफेस इज जीरो। तो एक और कंसेप्ट आपको आज पढ़ने को मिला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1.17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव, इट इज +8, मतलब 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका और एक यूनिट है वोल्ट मीटर, याद रखना, ठीक है। अब व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? एज फ्लक्स इज लीविंग द सरफेस, फ्लक्स इज पॉजिटिव, सो चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉक्स इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। कितना होता है एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻⁻12, एंड फ्लक्स कितना है? 5 इंटू 10⁻³ तो ये अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये होगा 7.1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। नाउ इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेयर जीरो, अगर नेट फ्लक्स जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है बॉक्स में से, नेट फ्लक्स जीरो है, तो क्वेश्चन ये है कि अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोनों बातें हो सकती है। चार्ज पार्टिकल, अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो गॉस थ्योरम तो ये कहता है कि नेट चार्ज इज जीरो, क्योंकि ये जीरो आपको मिला है, गिवन नेट फ्लक्स इज जीरो। नेट फ्लक्स जीरो है उसका मतलब क्या कि चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। चार्ज एनक्लोज्ड जीरो पर ऐसा भी हो सकता है कोई डाइपोल हो, +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज एनक्लोज क्या हो गया? जीरो, तो फ्लक्स इज जीरो। मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अंदर पार्टिकल्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? जीरो होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अंदर चार्जेस नहीं होंगे, चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन कैसे चार्जेस होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर, तो उनका समेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये 17 ही था, ये 17 ही था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 18, a point charge 10 microcoulomb is at distance 5 cm directly above the center। अगर आपने थियरी वीडियो अच्छे से देखे हैं आगे के, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर मैं एक चार्ज रख रहा हूं क्यू, ठीक है। कितना चार्ज रख रहा हूं मैं? 10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कितना फ्लक्स पास होगा इस स्क्वायर से? तो आप देखिए कि इस स्क्वायर के आसपास हम बाकी 5 स्क्वायर और रखेंगे और इसको एक क्यूब बना देंगे। क्या बना देंगे? क्यूब। ये क्यूब बन गया, क्लियर? तो व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब? टोटल क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा? Q/ε0। पर ये फ्लक्स 6 फेसिस में से पास हो रहा है, एंड यूनिफॉर्मली क्यों पास हो रहा है? सभी फेस में से, ये तो टोटल है, पर यूनिफॉर्मली क्यों होगा? क्योंकि ये चार्ज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ क्यूब पे आ गया, सेंटर ऑफ क्यूब पे आ गया, इसलिए फ्रॉम ऑल 6 फेसिस इक्वल फ्लक्स विल पास। टोटल इतना पास होता है, तो एक में से कितना पास होगा? Q/6ε0। तो हमें तो सिर्फ यही स्क्वायर दिया था, बाकी 5 फेसिस तो हम घर से लेके आए और इसका एक क्यूब बनाया। बाकी 5 फेसिस तो हम घर से लेके आए और इसका क्यूब बनाया। जब इसका हमने क्यूब बनाया तो कितना फ्लक्स पास होगा? सिर्फ ये वाले प्लेन से, क्योंकि टोटल 6 फेसिस में से Q/ε0, तो एक में से कितना? Q/6ε0। और इस तरह से क्या आंसर आएगा इसका? बताइए। इसका आंसर आएगा Q/6ε0। Q आपके पास है 10 माइक्रोकूलम, Q आपके पास है 10 माइक्रोकूलम, क्लियर और नॉट? और ε0 की वैल्यू आपके पास है तो आप फाइंड कर सकते हो। इट इज 1.88 इंटू 10⁵। बेटा इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना अच्छे से। वैल्यू गिवन 10 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, ε0 इज 8.85 भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू 8.854 है, -12 10 का पावर है। इज दैट क्लियर?
ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, आसान सवाल था। देन 1.19, देखिए 1.19 सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप खुद कर सकते हो, मैंने पहले ही बोला है। लेकिन आप अगर वीडियो देखोगे तो छोटे छोटे कंसेप्ट भी अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा होगा तो कंसेप्ट का एक और वीडियो बना देंगे, जैसे हमने अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, एक और वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो कंसेप्ट भी देख लेना साथ साथ में, ये सब फालतू चीजें देखने की जरूरत ना पड़े। A point charge 2 microcoulomb is at center of cubic Gaussian surface 9 centimeter of the edge. What is net electric flux? काफी आसान है, सेंटर ऑफ क्यूब पे आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा, गॉस लॉ यूज कर लो, क्यू बाय एप्सिलॉन 0 से निकाल लो सकते हो। क्यू कितना है बोलो, 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब -6, एप्सिलॉन 0 क्या है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, कितना होगा बोलिए ये फ्लक्स, कूलम पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। ये जो भी आंसर आए देख लेना, 2.26 into 10 to the power 5. This is the flux passing through this tube. Okay, easy. Now, next ये 1.19 था, now 1.20, 1.20 क्या है देख लीजिए आप। A point charge causes an electric flux to pass through spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius. देखिए ध्यान से, आपको फ्लक्स नेगेटिव दिया गया है, मतलब फ्लक्स इज एंटरिंग, मतलब अंदर चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, नेगेटिव फ्लक्स मतलब एंटरिंग। तो ये फ्लक्स कैसा दिया गया है आपको, इसको आप वोल्ट मीटर यूनिट भी लिख सकते हो, याद रखना, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट, वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का क्या मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। To pass through spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius, if the radius of Gaussian surface were double, अगर हम इस रेडियस को डबल करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अरे भाई रेडियस को कितना भी कर दो, अगर अंदर चार्ज फिक्स है, अब रेडियस डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स पासिंग इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0। रेडियस को डबल करने से स्फीयर का साइज बढ़ेगा और फ्लक्स क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन 0। रेडियस 10 का 20 कर दो, पर अंदर चार्ज थोड़ी चेंज किया। जब तक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी तब तक फ्लक्स भी सेम ही रहेगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ये चार्ज फाइंड करना है कि अंदर चार्ज कितना, तो फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0, क्यू इज 5 इंटू एप्सिलॉन 0, 5 कितना है -1 इंटू 10⁻3, तो इतना चार्ज होगा अंदर, ठीक है। कितना चार्ज होगा 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम, नेगेटिव चार्ज 8.85 नैनो कूलम, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड। क्लियर, अगर हम रेडियस डबल करेंगे तो फ्लक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर स्फीयर दिया है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स कितना पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन 0, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 4 कर दूं पर अंदर चार्ज क्यू है, गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्या होगा फ्लक्स, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, फ्लक्स इज नॉट चेंज। सिर्फ रेडियस चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा नहीं, हाँ अगर अंदर नेट चार्ज चेंज होगा तो फ्लक्स विल चेंज। इज दैट क्लियर? एंड गॉस थ्योरम आप सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही यूज कर सकते हो। स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस, याद रखना, स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, क्या दिया है 21 में, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from center of the sphere, देखिए this is a conducting sphere, मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टर। ये कंसेप्ट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई ऐसा बोल दे, अगर एक मिनट देखिए, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ओके, इस स्फीयर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर चार्ज सिर्फ और सिर्फ हम सरफेस पे ही रख सकते हैं, याद रखना। अगर आपको ऐसा दिया जाए कि एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर विच कैन होल्ड मोर चार्ज, दोनों कंडक्टर है, दोनों कॉपर या दोनों एल्यूमिनियम या एक कॉपर एक एल्यूमिनियम से कोई मतलब नहीं है, एक हॉलो है दूसरा सॉलिड है, विच कैन होल्ड मोर चार्ज, तो एस चार्ज कैन स्टे ओनली ऑन द सरफेस, और दोनों का सरफेस एरिया एक जैसा है क्योंकि बोथ आर ऑफ सेम रेडियस, तो बोथ कैन होल्ड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये कंसेप्ट आप याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टर। ओके, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब ये पॉइंट बाहर है। बोलो आपको क्या पढ़ाया गया था, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज द स्फीयर, अगर पॉइंट बाहर है तो पूरा चार्ज आप कहाँ ले सकते हैं, सेंटर पे, इमेजिन कर सकते हैं ना। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड। सोचिए थर्ड एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन दोनों में एक जैसा ही कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर, आपको फाइंड करना है चार्ज। ओके, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज। ओके, फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना है आर, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर और उसका स्क्वायर। क्लियर, तो कितना चार्ज होगा बच्चों बोलो, 1.5 10⁻³ 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹, तो इतना चार्ज अंदर होगा। क्लियर और नॉट, इसका आंसर 6/9 इंटू 10⁻1 -8 कूलम, मतलब ये जो चार्ज होगा इट इज 2/3.667, मतलब 6.67 10⁻⁻9 कूलम, मतलब 6.67 नैनो कूलम आप लिख सकते हो, इट इज चार्ज। क्लियर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इन है इसलिए चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो आगे आप माइनस साइन लगा सकते हो। एज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड, चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में देखिए, ये भी बच्चों क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। 2.4 मीटर तो डायमीटर है इसका, मतलब रेडियस क्या हो गया, 1.2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 2.4 मीटर दिया है तो रेडियस क्या हो गया, ये 22 नंबर का समय, ठीक है ना, रेडियस हो गया 1.2 मीटर। ओके, अब अगर ये रेडियस 1.2 मीटर है तो यहां पे देखिए क्या फाइंड करना है हमको, रेडियस 1.2 मीटर है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इजी, यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज द कंडक्टिंग स्फीयर, फिर से कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रहेगा बच्चों बोलो, एरिया पे, तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना, कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, इट इज 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। अगर आपको आंसर माइक्रोकूलम में चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट एरिया में इतना चार्ज, तो ये एरिया कितना, 4πr², 1 मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर में 80 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो 4πr² में कितना, तो टोटल चार्ज होगा 80 इंटू 4πr², तो 80 4 3.14 1.2 का स्क्वायर, इस तरह से ये चार्ज होगा 80 माइक्रोकूलम। क्लियर, 80 माइक्रोकूलम इंटू 4πr²।
ओके, उसके बाद हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन 0। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज की वैल्यू क्या मिली 1.45 मिली कूलम। ये तो माइक्रो कूलम है, मतलब 10⁻⁻⁶ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम, एंड 1.45 मिली कूलम आपको आंसर मिलेगा। ये कूलम है, मिली कूलम मतलब आपको आंसर मिलेगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, सो इट इज 1.45 मिली कूलम, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस Q बाय एप्सिलॉन 0। Q मिल गया 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये फ्लक्स भी आपको मिल जाएगा। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इजी है ना, यूनिट एरिया में इतना चार्ज, तो गिवन एरिया में कितना चार्ज, फ्लक्स फाइंड करना है। कहां से फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। फ्लक्स लीविंग द सरफेस, देखिए फ्लक्स कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आप आसपास एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लीजिए, कितना फ्लक्स लीव कर रहा है वही तो फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय व्हाट एप्सिलॉन 0, उतना फ्लक्स इसमें से बाहर जाएगा। क्लियर। अब देखिए आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर, पता चल रहा है ना, फ्लक्स लीविंग द सरफेस। अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, फ्लक्स लीविंग द सरफेस फाइंड करना है, तो हमेशा याद करना है फ्लक्स लीविंग द सरफेस मतलब कोई भी आप गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो, एंड फ्लक्स लीविंग द सरफेस मतलब जो फ्लक्स यहीं से बाहर निकला वही तो यहां से जाएगा, इसलिए Q बाय एप्सिलॉन 0 इज द आंसर। क्लियर। देखिए आगे, जिसको ढूंढ रहे थे वही मिल गया पेन। नाउ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप पढ़ाया गया है, बोलो। नहीं याद रहता है तो आप ऐसे याद रखना, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा बाई r। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹। लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है कितना है 9 इंटू, ओके, फील्ड का वैल्यू दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 9 इंटू 10⁻⁴। बोलो कर लोगे बच्चों, 9 9 तो कट हो गया, 2 2 कट हो गया, अरे कितना आसान हो गया ये देखिए। 11 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 7 कूलम पर मीटर, सो दिस इज द आंसर। आप लिख सकते हो 10⁻⁻7 आता है, क्या आता है 11, 4 माइनस 11 माइनस 7 होगा, ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही है कुछ, देख लीजिए आप। ये 9 इंटू 10⁻⁹, ये 2 कट, ये 9 कट हो गया, तो 4 एन माइनस 2 2 एन माइनस 9 माइनस 7 कूलम पर मीटर, सही है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहां पे आगे मिटाया जाए इसको, ठीक है। देखिए अब यहां पे 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज, क्वेश्चन नंबर ये 23 था, स्फीयर वाला तो 22 था, ये 23 था। नंबर नहीं लिखने का बहुत बुरा बीमारी है मेरे को, आप देखते रहना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना। ये 1.24 नंबर अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. चलो ठीक है। On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude 17 into 10⁻⁻22. 17 into 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक में प्लस और एक में माइनस, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 को हम प्लस सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा 2 को हम माइनस सिग्मा बोलते हैं, वैल्यू इज सेम। Okay, what is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plate? देखिए एक पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे
आउटर प्लेट, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो अगर ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है तो प्लस से फील्ड बाहर आएगा, समझना थोड़ा ध्यान से, E1, ठीक है, और नेगेटिव के अंदर फील्ड एंटर होगा E2। दोनों की वैल्यू कैसी? सेम। डायरेक्शन कैसी? ऑपोजिट। तो नेट फील्ड क्या होगा? 0 होगा। आप यहाँ पे ऐसे अच्छे से सॉल्व करना तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी प्लेट, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू लिखना है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, सिर्फ वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होगी? 8.854, और 85 भी लिख सकते हैं 10⁻⁻12। तो दोनों प्लेट के कारण फील्ड की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सिग्मा सेम है। और आपको पता है कि ड्यू टू दिस प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज द प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ओके, 8.85 इंटू 2, ऑलमोस्ट 17, क्लोज टू 17। क्लियर? थोड़ा सा प्लस माइनस होगा तो अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एट पॉइंट P E1 एंड E2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इसको E1 वेक्टर बोलूं, इसको मैं E2 वेक्टर बोलूं, दोनों का वैल्यू कैसा है? सेम। अगर अच्छे से बताना है इसको तो ये पॉइंट P ले लो, E1 मतलब फर्स्ट प्लेट के कारण आउट एंड E2 सेकंड प्लेट के कारण इन। E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब यहां देखिए, यहां Q ले लेते हैं, पॉजिटिव से बाहर देखिए, E1 की डायरेक्शन देखिए, Q पॉइंट के लिए पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव के अंदर। क्लियर और नॉट? तो Q पॉइंट पे E1 एंड E2 दोनों कैसी डायरेक्शन में है? सेम। तो हमें क्या करना है बोलो? बिटवीन द टू प्लेट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एज E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन दे कैन एडेड लाइक अ स्केलर। तो E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम, 2 टाइम्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट कहां पे है? देखिए ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर 0 क्यों आया? क्योंकि E1 E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2, बिकॉज E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो फील्ड एट P इज E1 माइनस E2। At point Q, E1 and E2 are in same direction, E1 vector and E2 vector are in same direction, and at point R देखिए पॉजिटिव से बाहर और नेगेटिव के अंदर। At point R, E1 vector and E2 vector are in opposite direction, and as they are having of same magnitude, they are of same magnitude, net electric field at R is 0. Is that clear? तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1.24 अप टू एडिशनल एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया। एडिशनल एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिलेटेड टू सेकंड चैप्टर है, वो आपको मैं बताऊंगा जब भी वीडियो अपलोड करूंगा। आज इतना ठीक है आपके लिए, देख लेना, पढ़ लेना, कंसेप्ट लिख लेना, ठीक है ना। चलिए।